गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां मेनली दो हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, अर्थात जो हम लोग व्यक्तिवादी रूप से देखते हैं, और जो दूसरा है वो है वस्तुनिष्ठ विधि, अर्थात जो कि दुनिया के नज़रों से हम देखते हैं, जो कि दुनिया में हमेशा स्थिर होती हैं। हर कोई उसको देख सकता है वैसे ही। और आत्मदर्शन तो जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ जाएंगे तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसमें दो भाग हो जाते हैं, आत्मनिरीक्षण होता है और दूसरा जो कहेंगे हम लोग गाथा वर्णन। आत्मदर्शन में यदि कोई शिक्षार्थी किसी कविता को पढ़ने के बाद कविता मधुर एवं सरस है तो अंतर्दर्शन हो जाएगा उसके लिए, इस प्रकार से देखेंगे तो। और जबकि हम उपाख्यान में अगर हम बात करते हैं गाथा वर्णन में, तो तथ्यों का संचय विषयों स्वयं स्मरण करके सही ढंग से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन यह है कि ये वैज्ञानिक विधि नहीं है और इसको पुनः स्मरण हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा अगर एक बार लेक्चर दे चुका है तो उसको हम कई बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात अगर करते हैं तो वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि या वस्तुगत विधि होती है ऑब्जेक्टिव मेथड, मतलब जो कि बाहर हमको व्यक्ति के बाहर मिले, जो कि हर कोई व्यक्ति उसी चीज को देख सके। इसमें हम देखते हैं बहिर्दर्शन विधि हो जाती है और इसमें औपचारिक अनौपचारिक कई तरह से बहिर्दर्शन हमको देखने में आ सकता है। अर्थात इसमें अगर गुण की बात करते हैं तो इस विधि का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों के ऊपर किया जा सकता है और यह विधि अंतर्दर्शन की अपेक्षा बहुत अधिक विश्वसनीय भी होता है। इसका जो दोष होता है, प्रशिक्षित एवं अनुभव के आधार पर हम इसका कर सकते हैं और औपचारिक अनौपचारिक तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि यदि हम प्रयोगात्मक विधि की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक विधि होता है करके देखना। अगर हम करके देखते हैं तो ये नियंत्रित दशाओं में परीक्षण इसका होता है और ये वैज्ञानिक विधि होता है। यह विश्वसनीय भी होता है, वैध भी होता है, जबकि बहुत खर्चीला होता है, ये इसका दोष होता है। मनोविश्लेषण भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार कर सकते हैं। जबकि वहीं विकासात्मक की यदि हम बात करते हैं तो क्रमिक रूप से वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक श्रम और धन की आवश्यकता होती है और निर्णय प्राप्त करने में थोड़ा आपको समय लगता है। जबकि यदि हम तुलना विधि की बात करते हैं तो दो विधियों में या दो व्यवहारों में, किसी दो प्राणी के व्यवहारों में अगर आप तुलना करते हैं और फिर अंतर समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है और कौन थोड़ा कम बुद्धिमान है, तो यह विधि तुलनात्मक विधि होती है। जबकि हम यदि व्यक्ति इतिहास की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें या फिर केस हिस्ट्री की बात करें तो हम पहले देखेंगे हिस्ट्री में वो कैसा होता था और अभी आज कैसा है, तो उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, ये हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि। परीक्षण विधि क्या हो जाएगा, इसमें कई प्रकार की परीक्षाएं ली जा सकती हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। इसके लिए कई सारे मेथड्स आपके पास और भी होते हैं, कई सारे चार्ट्स होते हैं, कई सारे आपके प्रश्नावली होते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं और व्यक्ति के व्यवहारों को आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें दोष यह है कि आपको टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। सांख्यिकी विधि की बात यदि हम करते हैं तो यह आधुनिक होने के साथ साथ अत्यंत प्रचलित है। इसमें जो है गुणात्मक विशेषताओं को संख्याओं के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये सांख्यिकीय में होता है तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। उपचारात्मक विधि की हम बात करते हैं तो यह बालक के अंदर का भय, चिंता दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन समस्या इसमें होती है कि अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति ही इसको कर सकता है, हर कोई इसमें नहीं कर सकता है और धन समय इसमें बहुत अधिक लगता है। जबकि यदि हम बात करें प्रश्नावली विधि की तो इसमें खुली और बंद प्रश्नावली कुछ होती हैं, कुछ आपको प्रश्नावलियां दे दी जाती हैं, कुछ चार्ट पेपर्स दे दिए जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति से हम लेते हैं और उसके व्यवहारों को हम समझ पाते हैं। तो ये रही विधियां मनोविज्ञान शिक्षा की। धन्यवाद।